जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं एक साइंस का छोटा सा मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। तो इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि जितने प्रश्न रेडियो ग्रुप डी में पूछे गए किस किस टॉपिक से कैसे किस प्रकार से, तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं साथी। तो इस क्लास को ध्यान से अंत तक देखना मित्र, ठीक है? ये आपके लिए स्पेशल क्लास होने वाली है मित्र। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है? कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना। और सारे प्रश्न रेडियो ग्रुप डी के लिए स्पेशल होंगे, इतनी भी बातों को ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला मित्र प्रश्न जो पूछा है, क्या पूछा है? बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? परिमाण और दिशा दोनों, केवल दिशा, केवल परिमाण, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र फर्स्ट वाला मारेंगे। क्या होगा मित्र आपका? परिमाण। क्या होगा? परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है? क्लियर आप लोग अच्छे से? तो ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से? चलेंगे अब अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों आज का प्रश्न मित्र कौन सा? दूसरा प्रश्न मेरे भाई कि सामान्य बल क्या है? सामान्य बल क्या है? सतह द्वारा वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल, दाब बढ़ाने वाला बल, गुरुत्व बल की विपरीत बल, और क्या हमारा है? और है वस्तु की गति के परिवर्तन लाने वाला बल। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र जो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा प्यारे मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा सतह द्वारा वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाला मेरे भाई। आप लोग को इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? तो साथियों आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? थर्ड नंबर प्रश्न मेरे भाई। थर्ड प्रश्न ने क्या पूछा? पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि सामने से जाने वाली काल्पनिक रेखा, सामने से जाने वाली काल्पनिक रेखा जो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है वो हमारी क्या कहलाती है? अगर साथियों आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मुख्य अक्ष है, वक्रता अक्ष है, और क्या है? प्रतिबिंब अक्ष है, और फोकल अक्ष है। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और साथियों इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मुख्य अक्ष को। किसको मारेंगे? मुख्य अक्ष। मेरे साथियों आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तो ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र? फर्स्ट वाला मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछता है? तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? फोर्थ में प्रश्न मेरे भाई। फोर्थ प्रश्न ने क्या पूछा? पढ़ेंगे ध्यान से। जब एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? जब एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह किस प्रकार बनेगा? किस प्रकार बनेगा? अगर साथी आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। तो पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, इस चौथे प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे काल्पनिक को। किसको मारेंगे? काल्पनिक सीधा छोटा। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर को मेरे साथ ही ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। कौन सा आप लोग का आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट वाले मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा मित्र 5वां नंबर है मित्र। 5वें प्रश्न ने क्या पूछा? पढ़ेंगे ध्यान से। यदि दर्पण की फोकस दूरी +15 है तो यह किस प्रकार का दर्पण है? यदि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो +15 है तो इस प्रकार वो किस प्रकार का दर्पण होगा हमारा? उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या समतल दर्पण होगा, या बेलनाकार दर्पण होगा? साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है इस 5वें प्रश्न का मेरे साथियों, कि यदि दर्पण की फोकस दूरी +15 है तो किस प्रकार का दर्पण है? ये हमारे किस प्रकार का दर्पण है आप लोग को बता दें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ना, हो सके तो नोट भी करते चलना हर एक प्रश्न को, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए मित्र बहुत ही स्पेशल है, ठीक है?
तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र उत्तल दर्पण को साथी। किसको मारेंगे? उत्तल दर्पण मेरे साथी आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। तो फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर मित्र 6 प्रश्न क्या पूछेंगे पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा। देखिए मित्र आपके एग्जाम में ना रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जितने भी साथी देना चाहेंगे और जितने भी साथी देने जाएंगे उनके एग्जाम में साथी सेम टू सेम डिटो प्रश्न ऐसे भी टकराएंगे साथी, ठीक है। और देख सकते हैं ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम में मित्र प्रश्न पूछे, मैं कहीं बाहर से एक भी प्रश्नों को ऐड नहीं किया हूँ। आपके रेलवे ग्रुप डी में रेलवे एग्जाम में मित्र ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस से थोड़ा देखिए नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडर्न प्रश्न भी रहते हैं और हाई लेवल का भी प्रश्न रहता है साथी, ठीक है। भले 10th लेवल का एग्जाम कहा है मित्र 10th के बेस पर ही पूछेगा लेकिन उसमें दे ही देता है साथी, ठीक है। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोग का। और इतनी बातों को ध्यान रखिए आप लोग, एकदम छोड़ दीजिए चिंता कि 25 में से आप लोग 24 मार्क्स और 23 मार्क्स आराम से गिन कर ले जाएंगे जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक टॉपिक वाइज प्रश्नों को। और आप लोग के लिए मित्र क्या कर रहे हैं अब मैराथन क्लास चलवा रहे हैं साथी, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है तो ध्यान से पढ़ेंगे। जो मित्र प्रश्न हमारा 6 नंबर है मित्र 6 प्रश्न क्या पूछा कि वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा वास्तविक और उल्टा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? बी वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा पैरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर मारेंगे बी वाले को मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा। प्रश्न पूछा कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण की ध्रुव के बीच रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब हमारा होगा वह कैसा बनेगा। वो हमारा कैसा बनेगा? आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मेरे साथी जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 7वें प्रश्न का काल्पनिक और छोटा होगा। क्या होगा? काल्पनिक और छोटा होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे साथी? ऑप्शन मारेंगे मित्र आप लोग बी वाले को मारेंगे। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर में रही। 8वां प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब का जो प्रकार होगा वह क्या होगा। बड़ा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा तो आप लोग को बता दें काल्पनिक होगा साथी। क्या होगा मेरे भाई? काल्पनिक होगा। नोट करते चलना आप लोग के लिए मित्र, ठीक है, क्योंकि मित्र आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को खोज कर आप लोग के लिए लाने में साथी, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ेंगे तो मेहनत से सिलेक्शन भी होगा साथी, ठीक है, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी का मित्र एग्जाम है ना ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछ जाएगा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। इसका फिजिकल भी बहुत नॉर्मल होता है मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग को मेहनत करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में आप लोग का सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का 9वां प्रश्न मित्र जो पूछा पढ़ेंगे ध्यान से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल दर्पण की जो हमारी फोकस दूरी होती है वो हमारी कैसी होती है बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। अनंत होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। साथियों इस 9वें प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारी कैसी होती है। तो आप लोग को बता दें हमारी धनात्मक होती है साथी। कैसी होती है? धनात्मक होती है मेरे भाइयों। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र है? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। जो मित्र आज का 10वां प्रश्न मित्र क्या पूछेंगे पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। चलिए 10वें प्रश्न को कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र की बाहर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र की बाहर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पर,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ध्रुव पर वक्रता केंद्र पर। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र के बाहर रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो हमारा होगा वह कहाँ पर बनेगा, वह कहाँ पर बनेगा आप लोग को मित्र बता दें। तो ऑप्शन मारेंगे आप लोग 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाले नहीं आप लोग का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेंगे। ऑप्शन मारे मित्र बी वाला। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ते हैं और बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा मेरे साथियों, आज का प्रश्न मेरे भाई 11th नंबर है। मिली 11th प्रश्न क्या पूछेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि डेंटिस्ट आप क्या है आफ्टर गोनल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर साथी कि डेंटिस्ट आफ्टर गोनल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं और क्योंकि इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह कैसा होता है। काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। साथियों इस 11वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र काल्पनिक को मारेंगे। किसको मारेंगे, काल्पनिक। क्या होगा आप लोग का, काल्पनिक और बड़ा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। कितने मित्रों को पता था मित्र हमारी कमेंट जरूर करेंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या मित्र, आज का प्रश्न मित्र कौन सा 12th नंबर है कि अवतल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर में क्यों नहीं किया जाता है। किसमें, रियर व्यू मिरर में क्यों नहीं किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो मिरर व्यू क्या है, रियर व्यू मिरर में क्यों नहीं किया जाता बताने का प्रयास करेंगे। चलेंगे देखते हैं, यह प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है, यह प्रतिबिंब को दूर दिखाता है, यह प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा बनाता है, यह प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का आंसर होगा मारेंगे आप लोग फर्स्ट को मारेंगे कि यह प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है मेरे मित्र। ऑप्शन मारेंगे आप लोग ए वाले को मारेंगे। कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा कौन सा, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न हमारा कौन सा 13 नंबर प्रश्न है कि डाइवर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग मिरर को और क्या कहा जाता है। साथ ही बताने का प्रयास करेंगे कि डाइवर्जिंग मिरर को और क्या कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है, बेलनाकार दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है या समतल दर्पण कहा जाता है। तो इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने बताने का प्रयास करेंगे कि डाइवर्जिंग मिरर को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए होने वाला है। तो आप लोग को मित्र बता दें इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र उत्तल दर्पण आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, उत्तल दर्पण आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र जो होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। ठीक है, तो 13 प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। अब हम चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा। तो मेरे साथियों आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर मेरे भाई 14 प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से कि जब वस्तु अवतल दर्पण की सी और एफ के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रश्न हमारा 14 नंबर है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा वह कहाँ पर बनता है। वह कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, या मुख्य फोकस पर बनेगा, या दर्पण के ध्रुव पर बनेगा। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, वक्रता केंद्र। किसको मारेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मेरे भाई जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला मेरे भाई। कौन सा, फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र के पीछे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा तो ध्यान से आप लोग समझ चुके होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी देख रहे हैं, जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथी को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे मित्र। ठीक है, और जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है मित्र, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों, आज का प्रश्न मेरे भाई 15 नंबर मेरे भाई 15 प्रश्न क्या पूछेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी
जाती है, जब वस्तु है, कोई वस्तु है, उसको मुख्य फोकस पर रखते हैं हम, और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह कैसा होता है? अत्यधिक बड़ा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, छोटा होगा या वास्तविक और सीधा होगा। साथियों, इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वो हमारा अत्यधिक बड़ा होता है मेरे साथी। क्या होता है मेरे भाई? अत्यधिक बड़ा होता है। अत्यधिक बड़ा होता है मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। ठीक है, तो 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन ई वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे पढ़ेंगे ध्यान से अगले प्रश्न को मित्र। जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 16वां प्रश्न मेरे भाई। 16 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखा देता है? मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को मित्र देखे होंगे अगर गहरा पानी है तो उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश की ध्रुवण के कारण, परावर्तन के कारण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को मित्र बता दें आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे भाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इस ऐसा प्रश्न आपकी एग्जाम में मित्र बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा हुआ तो ध्यान से पढ़ लेना। आपकी एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लाया मैंने प्रश्न को। आपकी एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा तो ध्यान से पढ़ना। आपकी एग्जाम में पूछने के 100% यहाँ से चांस बनेंगे साथ ही इन सारे प्रश्नों को साथ ही। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे तो चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। जो अगला प्रश्न पूछा मित्र आज का 17वां प्रश्न है कि बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? अभी मैंने पढ़ा कि अगर गहरा पानी है तो उसका नीला जो रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगर अभी मैंने पढ़ा कि बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। आप लोग को देखेंगे बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, पता है किसके कारण? प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो साथ ही इसका भी मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई। क्या होगा आप लोग का मेरे भाई? आप लोग यहाँ पे राइट आंसर मारेंगे प्रकीर्णन के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन कारण आप लोग मेरे भाई लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मित्र, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? प्रश्न हमारा 18 मेरे भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रतिध्वनियाँ, जो हमारी प्रतिध्वनियाँ होती हैं एक से अधिक बार क्यों सुनी जा सकती हैं? प्रतिध्वनियाँ एक से अधिक बार क्यों सुनी जा सकती है? जितने भी साथी को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रतिध्वनियाँ एक से अधिक बार क्यों सुनी जा सकती है। ध्वनि की तीव्रता, निरंतर और बहुपरावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का मित्र जो भी साथी आंसर बता देगा आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा मित्र। ठीक है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रतिध्वनियाँ जो होती हैं एक से अधिक बार क्यों सुनी जा सकती हैं। तो आप लोग को मित्र इस प्रश्न का मित्र आंसर बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नोट करते चलना आप लोग हर एक प्रश्न को मित्र, जो आप लोग को थोड़ा टिपिकल लगे, थोड़ा हार्ड लगे मेरे भाई, क्योंकि आप लोग के लिए मित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हमारे हो रहे हैं। तो आप लोग ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे निरंतर और बहु परावर्तन के कारण मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे आप लोग मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथ में ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 19 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 19 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि मनुष्य कितनी अधिकतम ध्वनि स्तर सहन कर सकते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो कितनी अधिकतम ध्वनि स्तर सहन कर सकते हैं। जिन भी साथी को पता हो साथी जरूर कमेंट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य कितनी अधिकतम ध्वनि स्तर सहन करते हैं। 100 तो मित्र आप 100 dBB और 80 dB और क्या 60 dB और 120 dB। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इस 19 प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे भाई प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 80 dB मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है, आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है और ध्यान से पढ़ना है मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग के लिए मित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई है बी वाला, ठीक है, 80 dB साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आज का मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा 20वां नंबर है मित्र। 20वां प्रश्न क्या पूछा है कि श्रव्य सीमा से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं?
श्रव्य सीमा से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि है तरंगों को क्या कहते हैं? श्रम ध्वनि कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है? साथियों इस 20वें प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे इंफ्रासोनिक मारेंगे। किसको मारेंगे? इंफ्रासोनिक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंफ्रासोनिक इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तो मार देंगे ऑप्शन मतलब बी वाले को। ठीक है, ऑप्शन बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, और आज का अगला प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो मेरे भाई देखिए हमने 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। देखिए हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा हो क्लास आप लोग। अब हम चलेंगे स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न मेरे भाई 21 नंबर को पढ़ते हैं। 21 मित्र क्या प्रश्न पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति है वह किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है तापमान पर, तीसरा ऑप्शन है दबाव पर, चौथा ऑप्शन माध्यम की घनत्व पर। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग को सीधा से आंसर आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा आप लोग का माध्यम की प्रकृति। क्या होगा? माध्यम की प्रकृति मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। किसको मारेंगे? फर्स्ट मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न मित्र। जो आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 21 प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, 21 प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हमारा 22 प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, हमारे 22वां प्रश्न मेरे भाई 22 प्रश्न मेरे भाई। ध्यान रखना आप लोग कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति किसके बढ़ने से बढ़ती है? किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति है वह किसके बढ़ने से बढ़ती है आप लोग को बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है तापमान, मोटाई, दाब और घनत्व। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे तापमान को। तापमान मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग का तापमान हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई फर्स्ट को मारेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या पूछा तो ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 22 नंबर है, यानी प्रश्न हमारा है ये हमारा 23 नंबर मेरे भाई। ठीक है, 23 प्रश्न मेरे मित्र है क्या हमारा 23 प्रश्न क्या पूछा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो अधिकतम गति होगी वह किस में होती है? एल्युमिनियम, हवा, जल, लकड़ी। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 22 प्रश्न का आंसर सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर मारेंगे अपने मित्र किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे एल्यूमिनियम को मारेंगे। कितने मित्रों को पता था साथ ही हमारे कमेंट जरूर करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन मारेंगे एल्यूमिनियम आप लोग का मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 23 नंबर को कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ध्वनि की जो गति होगी सबसे तेज किस में होगी? तो पहला हमारा स्टील है, दूसरा हमारा प्लास्टिक है, तीसरा हमारा क्या है? जल है, चौथा हमारा हवा है। तो साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज किस में होती है? आप लोग को बता दी, काफ़ी महत्वपूर्ण और मुझे लगता है हर एक बच्चा बता सकता है इस प्रश्न का आंसर, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं मित्र। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे स्टील को। स्टील मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर होगा स्टील इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 24 में प्रश्न मेरे भाई 24 प्रश्न क्या पूछेंगे पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? जो ध्वनि की जो हमारी गति होती है सबसे कम किस में होती है? जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? हवा में होती है, जल में होती है, या लकड़ी में होती है, या स्टील में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे कम होती है जो हमारी वो होती है हमारा हवा में साथी। मुझे लगता है हर बच्चा बता सकता है मित्र, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में ही उत्तर छिपे रहते हैं। आप लोग बताइए कि हवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ऑप्शन ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा।
क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की। और अंतिम मित्र क्या प्रश्न पूछा है तो ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का 25 नंबर प्रश्न है और आपको पता भी है कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल 25 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। तो ध्वनि कब उत्पन्न होती है? ध्वनि हमारी कब उत्पन्न होती है? वस्तु की कंपन करने पर, वस्तु की स्थिर होने पर, दाब की बढ़ने पर या वस्तु के घनत्व पर। तो इस 25 प्रश्न का मेरे साथियों राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि कब उत्पन्न होती है। ध्वनि जो हमारी उत्पन्न होती है मित्र, आप लोग को बता दें क्या होगा। वस्तु की, मैं लिख कर बता रहा हूँ आप लोग को, कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग कुछ करना नहीं है, ठीक है। ध्वनि की कंपन करने पर आप लोग को उत्पन्न होती है मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मेरे भाई। तो देखिए मित्र, हमने टोटल 25 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। और ध्यान से इन सारे प्रश्नों को रट लेना। अगर कुछ करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मित्र, तो अब की बार 2025 में साथी। बाकी आपको क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता है और हर एक बच्चा का मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ साथी। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।